प्राचीन काल में भारत का रोमन साम्राज्य पश्चिम एशिया, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों से सांस्कृतिक संबंध था, व्यापारिक संबंध था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्राचीन काल में भारतीयों ने दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में, मलाया के क्षेत्रों में, हिंद, चीन, जावा, सुमात्रा के क्षेत्रों में अपनी बस्तियां बनाई और अपने राज्य कायम किए। वैसे तो पहले भारतीय के रूप में जो किसी अन्य देश पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की के रूप में नाम आता है विजय का, जो श्रीलंका के द्वीप पर कब्जा किया लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, और उसने इस द्वीप को सिंघल नाम दिया। बाद में वो सिलोन के नाम से और वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है वो द्वीप। अजंता की एक गुफा में एक चित्र है जिसमें विजय को समुद्री रास्ते हाथी घोड़ों के साथ जहाज़ों से श्रीलंका जाते हुए दर्शाया गया है। लेकिन जहाँ तक भारतीयों द्वारा बनाए गए उपनिवेश की बात है, यह दक्षिण पूर्व के देशों में हुआ और प्रथम शताब्दी ईस्वी से 11वीं शताब्दी ईस्वी के बीच। इस दौर में बड़ी संख्या में भारतीय लोग हिंद चीन के क्षेत्रों में, जिसको कि इन्होंने अनाम नाम दिया, हिंद चीन के क्षेत्रों में और इंडोनेशियाई द्वीपों पर गए। ये अपनी धर्म और संस्कृति का वहां प्रसार किए। हिंदू धर्मावलंबी ये भारतीय हिंदू धर्म की पुस्तकों, हिंदू धर्म के देवताओं से लोगों को परिचित कराया और वहाँ हिंदू धर्म बड़े पैमाने पर माना जाने लगा। आगे चलकर बुद्धिस्ट भी गए और हिंदू धर्मावलंबियों और बुद्धिस्टों में प्रतिद्वंद्विता हुई। कुछ क्षेत्रों पर बुद्धिस्ट ज़्यादा प्रभावी हुए तो कुछ क्षेत्रों पर हिंदू प्रभावी हुए। और आगे की शताब्दियों में 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद बुद्धिस्टों पर इस्लाम मानने वाले लोग प्रभावी हुए और लगभग 2 शताब्दियों तक इस्लाम मानने वालों का प्रभाव रहा, 2-3 शताब्दियों तक। और अंततः 16वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगाली, डच, स्पेन के लोग, फ्रांस के लोग और ब्रिटेन के लोग पहुंचे और फिर यह क्षेत्र यूरोपियों के कॉलोनी बना। अंत में अमेरिका भी वहां पहुंचा और वियतनाम तथा फिलीपींस पर आधिपत्य करने में कायम हुआ। फिलीपींस के कुछ क्षेत्रों में, मेनली वियतनाम में। यह पूरा इतिहास है। लेकिन सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जिन लोगों ने कॉलोनी बनाई वो भारतीय हिंदू थे और फिर भारतीय बुद्धिस्ट थे। ये लोग मेनली कलिंग, उड़ीसा के क्षेत्रों और तमिल क्षेत्र के लोग अधिकतया गए। तमिलनाडु से, अर्थात भारत के पूर्वी बंदरगाहों से ये लोग वहाँ पहुँचे थे और इन्होंने वहाँ कंबोज राज्य की स्थापना की, जो आज कंबोडिया के नाम से जाना जाता है। और पल्लव शासकों के आधिपत्य में आगे चलकर
इंडोनेशियाई द्वीप पर श्रीविजय साम्राज्य की स्थापना हुई। हिंद चीन के क्षेत्रों में कई राज्य स्थापित हुए, बाद में 3 ने एक संघ बना लिया। उसकी राजधानी अंकोर बनाई गई। वहां एक अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर है, हिंदू मंदिर है। लेकिन यह संघ बहुत दिन नहीं चल सका। बुद्धिस्टों से इनकी प्रतिद्वंद्विता चली रही थी कि चीन का भी हस्तक्षेप हो रहा था, आगे चलकर इस्लाम का भी हस्तक्षेप हो रहा था। वस्तुतः हिंद चीन के क्षेत्र में भारतीय प्रभाव और चीनी प्रभाव दोनों देखा जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में चीन का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है, तो कुछ क्षेत्रों में भारतीय प्रभाव। पल्लव शासकों का ऐसा प्रतीत होता है कि पल्लव शासकों ने एक संगठित योजना के तहत दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में अपने उपनिवेश बनाने का कार्य किया रहा होगा। लेकिन बाद में वहां जब श्रीविजय साम्राज्य स्थापित हो गया तो वो वहीं के लोग हो गए, और फिर आगे चलकर भारतीय शासकों से ही उनका टकराव होगा। खास करके चोल राजेंद्र प्रथम श्रीविजय साम्राज्य को पराजित करता है, लेकिन शीघ्र ही अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं। ये बात है 11वीं शताब्दी की, राजेंद्र चोल। वहां भारतीय उपनिवेश जो कायम हुए उसके प्रभाव क्या देखे आते हैं। वहां भारतीय नगरों के नाम पर ही नगर स्थापित हुए, जैसे वहां अयोध्या, वहां हस्तिनापुर, वहां तक्षशिला, वहां के एक नगर चंपा, कंबोज स्वयं भारतीय नाम है। और कहा जाता है कि अभी भी इंडोनेशियाई द्वीपों में और हिंद चीन में रामायण और महाभारत की कथाएं व्यापक तौर पर प्रचलित हैं, बड़े पैमाने पर प्रचलित हैं। बड़ी संख्या में अभी भी बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर, अंकोर वाट का हिंदू मंदिर और बड़ी संख्या में हिंदू मंदिर वहां और उनके प्राचीन काल के खंडहर आज भी विद्यमान है। दक्षिण पूर्व एशिया से जो हमारा राजनीतिक उपनिवेश जो बनाने की बात आई और गई हो गई, क्योंकि स्वयं भारतीय प्रतिद्वंद्विता आपस में हुई। धर्म के नाम पर बुद्धिस्ट और ब्राह्मण धर्मावलंबियों में चीन से प्रतिद्वंद्विता हुई, बाद में इस्लाम के लोग वहां प्रभावी हुए और आगे चलकर यूरोप के लोग प्रभावित हुए। लेकिन जो सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहा, उसके बीच जो प्राचीन काल में पड़ गए थे, वही आज भी वहां पौधे के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और इंडोनेशियाई द्वीपों में, हिंद चीन के क्षेत्रों में भारतीय परंपराओं का, भारतीय मान्यताओं का, भारतीय धर्म का, भारतीय ग्रंथों का व्यापक प्रभाव। इवन फिलीपींस की जो आधुनिक असेंबली बनी है, उस असेंबली के द्वार पर 4 जो प्रतीक हैं, उनमें हिंदू स्कॉलर मनु का चित्र है, तो चीन के फिलासफर लाओ त्से का है, तो पश्चिमी विधि व्यवस्था और पश्चिमी न्याय व्यवस्था का प्रतीक है। इस प्रकार से उन्होंने मान्यता दी है कि राष्ट्र के उत्थान में इन चारों का कंट्रीब्यूशन किसी न किसी रूप में है। इंडोनेशिया में आज वर्तमान में इस्लाम मानने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन हिंदू परंपराएं, हिंदू मान्यताएं आज भी विद्यमान हैं। और हिंद चीन के क्षेत्रों में बैंकॉक, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, इन सब क्षेत्रों